अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। दोस्तों, आज हमने दोबारा उस सिलसिले को वहीं से शुरू करने का इरादा किया है जहां 8 महीने पहले करीबन हमने इस सिलसिले को रोका था। अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज ये सीरीज, इसकी 2 एपिसोड्स जो हैं वो आवाज़े हक लाइव की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। नंबर 1 सेकुलरिज्म को हमने डिस्कस किया था बड़ा ब्रीफली। ऑब्वियसली उसके हर पहलू के ऊपर तो गुफ्तगू करना डिटेल के साथ ये मुमकिन नहीं है। तो जो बेसिक्स थी, जो कॉन्सेप्ट था या जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो ब्रीफ एक अंडरस्टैंडिंग है उसको हमने पेश करने की कोशिश की। दूसरा जो एपिसोड था हमारा वो था मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझा और इनमें फर्क को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही होगी। तो ये प्रोग्राम जनाब 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा रहा है, वहां वहां आप इसको जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और ट्विटर के ऊपर भी। तो सबकी मोहब्बत का जनाब बड़ा शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से हमने आगे आने वाले एपिसोड्स में जैसे जैसे मौका मिलेगा कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज को समझना है जो हमारे डेली रूटीन में या कॉन्टेम्परेरी जो इश्यूज हैं उनमें हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं या इंस्पायर भी हो जाते हैं, खास तौर पर जो यूथ है। तो इसलिए ये जो एक स्टेप है पोस्ट मॉडर्निज्म का, आज इसको आपने समझना है। मैं कोशिश ये करूंगा कि निहायत ब्रीफली, निहायत मुख्तसरन जो अहम चीजें हैं इस साइकोलॉजी को समझने के लिए, उसके मैकेनिज्म को या उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए निहायत मुख्तसर और आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं, ताकि हर आमो खास को इस तरीकाकार को समझने में आसानी हो। और चूंकि आज के नौजवान का अपने इर्द गिर्द में होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन चीजों के साथ रोज का एक जनाब कशमकश है। जिन लोगों ने वो 2 एपिसोड्स पहले देखी हैं उनको तो इस सीक्वेंस का समझ आ जाएगी। जिन्होंने नहीं देखी वो कम से कम मॉडर्निज्म वाली जो एपिसोड है उसको जरूर देखें, वो 8 महीने पहले जो हमने की थी। दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि हमारी ये वाली जो स्ट्रीम्स होती हैं ये दूसरी नॉर्मल रूटीन की स्ट्रीम से थोड़ा हटके होंगी। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को बोरियत हो, दिलचस्पी ना हो, वो लज्जत ना मिले जो उमूमी तौर पर उनको स्ट्रीम्स में मिलती हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि इन स्ट्रीम्स करने का मकसद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों तक भी चीज पहुंचनी चाहिए जो इन मौजूआत पर सुनने का शौक और शगफ या ज़ौक रखते हैं। तो इसीलिए इस पर बात करना भी अशद जरूरी है। तो आगाज करते हैं। मॉडर्निज्म की स्ट्रीम का इख्तिताम जिस चीज पर हुआ था वो ये थी कि मॉडर्निज्म एक मां का किरदार अदा करती है जिसने बड़ी तादाद में अंडे दिए और उन अंडों से बच्चे निकले और वो बच्चे आगे फैलते चले गए नस्लों के साथ। उन अंडों में एक गंदा अंडा पोस्ट मॉडर्निज्म का भी मॉडर्निज्म ने दिया। ये याद रखना चाहिए कि मॉडर्निज्म के बिना पोस्ट मॉडर्निज्म जन्म ले ही नहीं सकता था। ये बड़ी बदीही सी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही ये आपको समझना है कि इस बच्चे ने अपनी मां को खाने
और उसकी की हुई मेहनत को उजाड़ने में क्या किरदार अदा किया। अब आप तवज्जो से जो मैं आपको समझाने लगा उस तरफ आपने तवज्जो करनी है। ये याद रखना है कि जो आइडियोलॉजी होती है वो एक बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चा माँ के पेट में नशोनुमा पाता है, फिर उसकी कोख से जन्म लेकर इस दुनिया में आता है, माँ उसको अपने गोद में रखकर दूध पिलाती है, उसका बाप, उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार उसकी तरबियत में, उसके करेक्टर में, उसके बिहेवियर में, उसकी साइकोलॉजी में, उसकी पसंद नापसंद में, उसकी आदत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे ही आपको जानना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल और मुआशरा है, सोसाइटी है, उसके इर्द गिर्द में फैला हुआ जो नॉलेज है, उसके इर्द गिर्द में उसकी रियासत में होने वाली सियासत है, समाज में रीत रिवाज जो है, ये उस बच्चे की नशोनुमा के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक नजरिया या एक आइडियोलॉजी भी अपने माँ के पेट से जन्म लेकर जब इस दुनिया में आते हैं तो उस आइडियोलॉजी के ऊपर हालात और वाकयात, जमान और मकान का असर होता है। फिर वो असर मनफी हो या मस्बत, यानी पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव, बाहर सूरत वो अपना रंग और अपना असर और अपनी छाप अपने बाद आने वाले लोगों या अपने हम असर लोगों के ऊपर डालती है। तो बेआईनी ही इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म जब मॉडर्निज्म की कोख से जन्मा, उसने अपनी मां से जो तरबियत हासिल की थी, उसने अपने रिश्तेदारों से जो तरबियत हासिल की थी, और उसने अपने माहौल से जो तरबियत हासिल की थी, इस पोस्ट मॉडर्निज्म नामी बच्चे ने जवान होने के बाद उसी किस्म का किरदार अदा किया। अब वो पॉजिटिव था या नेगेटिव, ये आपको आगे चलकर पता चलता चला जाएगा। मॉडर्निज्म की एपिसोड में मैंने जॉर्डन पीटरसन का और नॉम चॉम्स्की का क्लिप प्ले किया था। जॉर्डन पीटरसन ने 6 साल पहले 2017 में गुफ्तगू करते हुए खुद को क्लासिकल लिबरल कहा था और साथ पोस्ट मॉडर्निज्म के चिथड़े भी उड़ाकर रखे थे। उस क्लिप को आवाज़ हक ऑफिशियल पे मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म और जॉर्डन पीटरसन के नाम से थंबनेल पे आपको नजर आएगा, वो क्लिप आप देख सकते हैं अगर पूरा प्रोग्राम ना भी देखना चाहें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर झटके अंदाज में एक्सप्लेन करना चाहूं तो जरूरत और लग्जरी, यानी बेसिक नीड और लग्जरी या फैशन के तौर पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो गया यूं समझें कि मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म का सफर जो है वो जरूरत से अयाशी तक का सफर था, या बेसिक नीड से या नेसेसिटी से लग्जरी तक का, या फैशन या ट्रेंड तक का सफर था। नहीं समझ आया तो एक कहानी सुना देता हूं। सोने की एक कान थी। कहानी सुनेंगे? पहले तो मैं आपसे पूछ लूं, कहानी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जरा मुझे कमेंट में भी तो पता चले ना। तो फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि आपको समझ आए हुआ क्या था। जी जनाब, कमेंट्स में ठीक हो गया। जिसने नहीं सुननी वो जाके सो जाए, शाबाश, पतली गली से पहले ही। ठीक है, जिसने सुननी है वो जरूर सुने। अच्छा, जिसने नहीं भी सुननी हमने फिर भी सुनानी है, जो करना है कर लो। खैर, वापस आते हैं कहानी की तरफ। बहुत शुक्रिया। तो जनाब हुआ कुछ यूं, कैलिफोर्निया एक स्टेट है अमेरिका की। कैलिफोर्निया की स्टेट में आज से करीबन 200 साल पहले सोने की खदान में काम चल रहा था। वहां लोग बड़ी मेहनत से
सोने की कान में खुदाई करते, सोना निकालते और अमेरिका की इकोनॉमी में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। वहां एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन कदम रखता है कैलिफोर्निया में। वो वहां कदम रखता है ट्रेड करने के लिए, कारोबार करने के लिए। वो सफर में अपने साथ कुछ कपड़ों के थान लेकर आता है, और वो कपड़ों के थान बेसिकली इसलिए लेकर आता है कि सोने की खदान से जो सोना या मिनरल्स निकल रहे हैं उनको ढांपा जाए। वहां पर खुदाई करने वाले जो माइनर्स हैं, जो उस माइन में, गोल्ड माइंस में काम कर रहे हैं, उन माइंस में काम करने वाले लोगों के लिए जो कैंप्स बनाए गए हैं रहने के लिए, उनके लिए कैंप्स बन सके, तंबू वगैरह, ये वो। ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि वहां वो मार्केट में जब आया और सोने की खुदान में काम करने वाले जो माइनर्स थे वो मार्केट में घूम रहे थे अपनी जरूरत की अशिया लेने, तो वो वहां आए उस जर्मन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन के पास, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास टेंट बनाने के लिए कपड़ा है, तुम्हारी जो ट्रॉलीज हैं उनको ढांपने के लिए, बारिश से तूफान से बचने के लिए, तुम्हारे सामान को महफूज करने के लिए कपड़ा है। तो जो माइनर्स थे उन्होंने उसको कहा तुम हमारे कपड़ों की हालत देखते हो, ये एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते। अगर तुम हमारे लिए कुछ ऐसा बना दो जो टिक पाए लंबे अरसे के लिए, तो हम उसको जरूर खरीदेंगे। अब वो बंदा सोचने लगा, उसने कहा मैं क्या बनाऊं? आपको जानकर हैरानगी होगी, लोग आज फैशन के नाम पर 100, 200, 50, 60, 80 यूएस डॉलर्स की कीमत पर ब्लू जीन्स खरीदते हैं। ये जीन्स उस बंदे ने 1853 में गोल्ड माइंस में काम करने वाले माइनर्स के लिए बनाई थी। ये वो जीन्स थी जिस जीन्स को पहनकर वो लोग महीनों सालों काम करते थे, और उस काम करने के बावजूद वो कपड़ा फटता नहीं था, और वो लोग मेहनत से काम करते चले जाते थे और बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। उस बिजनेसमैन का नाम क्या था? आप में से सब ने, जो मेल्स हैं नॉर्मली, उन लोगों ने एक जीन्स पहनी होगी जिसको लिवाइस की जीन्स बोलते हैं। वो बेसिकली लिवाइस स्ट्राउस एंड को, आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, 1853 एस्टेब्लिश होने वाली लिवाइस स्ट्राउस की वो कंपनी थी जिसने जीन्स को इन्वेंट किया और लोगों को पहनाया। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है? ये एक जीन्स आप देख रहे हैं जो उस माइन के अंदर पहनी जाती थी, ये 1902 की जीन्स है, 1902 की। इसको डेट किया गया है 1902 की जीन्स है जो उसमें इस्तेमाल की जाती थी। आजकल रिप्ड जीन्स का, फिटेड जीन्स का फैशन है। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म का सफर जरूरत से अय्याशी तक का सफर माना जाता है। ये वो मिसाल थी जिसको मैंने स्टार्ट में रखा था। अब समझना आपने, कैलिफोर्निया में जब ये जीन्स का आगाज हुआ, ब्लू जीन्स का, तो लोग जब बाजारों में निकलते थे ना, जो माइनर्स होते थे, तो दूर से लोग देखकर कहते थे कि ये माइनर्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की जीन्स पहनी होती थी लिवाइस स्ट्राउस की, उनके लिए खास थी। मगर आज आपको जानकर हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में फंकी और स्टाइलिश ड्रेसिंग की बेस ही जीन्स है। जबकि इब्तदा के अंदर ये एक जरूरत के तौर पर इन्वेंट की गई थी या तैयार की गई थी, मगर आज आपको ये फैशन के तौर पर जीन्स दिखाई देती है।
अब ये कहानी मैंने क्यों रखी आपके सामने? इसलिए रखी, मॉडर्निज्म जो कि चर्च और ऑर्थोडॉक्स क्लर्जी के खिलाफ उठने वाली एक नेसेसिटी या नेसेसरी मूवमेंट थी इन द कॉन्टेक्स्ट और उस डायनामिक्स के अंदर जो यूरोप में चल रहा था। ये गौर से सुनिएगा, मॉडर्निज्म जो तहरीक यूरोप में चर्च या पापाइयत के मुकाबले में एक जरूरत बनकर उठी थी, वो चीज रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैशन की तरह फैल गई। यही वजह है कि आज लोग आपको उस जरूरत को छोड़कर, उसकी यूजेज वैल्यू को छोड़कर साइन वैल्यू के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। गौर से सुनना आपने, मॉडर्निज्म की यूजेज वैल्यू आउट ऑफ द बॉक्स निकलना था इन द बेसिक्स, मगर जब ये जरूरत से अयाशी की सफर की तरफ आया तो इन लोगों ने खामखा बगावत का अलम बुलंद कर दिया। पोस्ट मॉडर्निज्म इसी शक्ल का नाम है, जिसको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये बेसिक यहां तक हमने एक चीज को क्लियर किया, मैं आगे बढ़ने लगा हूं। हमने जब भी आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है पिछले 2 एपिसोड्स में, तो हमने मेक श्योर किया है कि किसी किस्म के मजहबी एंगल से या रिलीजियस एंगल से उसको ना देखा जाए, बल्कि एक नजरिए को खालिसतन नजरियाती बुनियाद के ऊपर आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाए और उसके मैकेनिज्म को, उसके प्रेमिसेस को, उसकी स्ट्रेटजी को और उसकी एवोल्यूशन को उसी के तनाजुर में, उसी की आंखों से देखा जाए, ताकि हमें पता चल सके। सबसे पहले आपने ये चीज समझनी है कि, चले मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा सैर करवाता हूं। कुछ चीजें मैं दिखाता हूं आपको जो कि मॉडर्निज्म ने नेसेसिटी के तौर पर सामने रखी थी, मगर उसका नतीजा क्या निकला। काफी चीजें मैंने आपको सैर करवानी है, मगर बेसिक्स हम यहां से शुरू करते हैं। ये कुछ टैब्स आपको खुले हुए नजर आ रहे होंगे, ये सब आपको मैं विजिट करवाऊंगा, ठीक है। ये जो बुक मैंने ओपन की है, बेसिकली ये सबा तेर की बुक है, जो कि क्लासिकल लिबरल माना जाता है और ऑर्थोडॉक्स जो क्लर्जी है उसके बिल्कुल खिलाफ था। उसके चंद लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल से मैं आपको बुक का पीछे से दिखा दूं, क्योंकि जिन लोगों ने मॉडर्निज्म नहीं देखा प्रोग्राम, तो उनको समझ आनी चाहिए कौन सी बुक है, ठीक है। ये आपको बुक नजर आ रही है, ठीक है। द जोवर्ट लेक्चर्स 1908 मॉडर्निज्म, पॉल सबेतेर, ठीक है जी। ये लेक्चर्स हैं जो कि 1908 के अंदर छपे। इसके पेज 263 के ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। आपने समझना है कि मॉडर्निज्म ने बुनियाद कैसे रखी। पेज 259 है ओरिजिनल बुक का, ठीक है। इसको मैं अभी पढ़ूंगा, इसको ऐसे आप ओपन रहने दें, मगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में जो कि मॉडर्निज्म का था, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो ये थी कि जब आप इंसान को रिलीजन के खिलाफ इस चीज के साथ खड़ा करते हो ना कि वो आजादी से सोच सकता है, फिर जब आप उस पर पाबंदी लगाते हो ना, तो बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे के साथ फड्डा करने वाली बात है। अब तवज्जो रखिएगा, मैं आपको क्या समझाने लगा हूं। मैं जब अपनी औलाद को फोन लेके देता हूं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मोबाइल फोन लेके देता हूं, फिर मैं क्या उसको रोक सकता हूं कि वो ये चीज देखे, ये चीज ना देखे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? चांसेस 50-50। ये भी चांसेस हैं कि वो खराब हो जाए, गलत चीजों में जाए, ये भी चांसेस हैं कि वो बचा रहे, मगर देयर आर चांसेस। मॉडर्निज्म ने जब यूरोप के पिसे हुए तबके को मजहब से बेजार करके अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की इजाजत दी, तो आप लोग क्या सोच पा रहे थे कि वो कहां जाके रुकेगा? अब आपने इस चीज को समझना है कि कैसे। चले मैं आपको ये चीज भी बता दूं इसी तनाजुर के अंदर, कि आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म
बेसिकली 20वीं सदी में बेसिकली अपनी प्री नेटल स्टेज के अंदर था। सो 20वीं सदी के मिड तक वो प्री नेटल स्टेज के अंदर था और 60s के बाद वो पोस्ट नेटल स्टेज के अंदर आया। अब जो लोग मेडिकल पढ़ते हैं उनको पता है प्री नेटल स्टेज या पोस्ट नेटल स्टेजेस क्या होती हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आसान कर देता हूं। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर 9 महीने का अरसा मैक्सिमम गुजारता है, उन सारी स्टेजेस को प्री नेटल स्टेजेस बोलते हैं। और बच्चा जब माँ की कोख से निकलकर दुनिया में सांस लेना शुरू करता है पैदाइश के फौरन बाद, उसको पोस्ट नेटल स्टेजेस बोलते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली 20th सेंचुरी में अर्ली मिड में अपनी प्री नेटल स्टेजेस के अंदर था और 60s के बाद से ऑनवर्ड्स अब तक वो अपनी पोस्ट नेटल स्टेजेस के अंदर है, मां के पेट से निकलने के बाद। अब आप वापस आ जाएं, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। क्यों ये मैंने बात आपको कही है? क्योंकि 1908 की पब्लिश ये किताब है। अब अगर आपने पढ़ना है वो क्या कहते हैं, टाइटल देखें लेक्चर का, फेथ सब्जेक्ट टू साइंस। आज आपको मुल्हिद ये कहता हुआ दिखाई देता है, जो थोड़ा सा न्यूट्रल है, जो थोड़ा सा सिंसियर है, वो कहता है हाँ रिलीजन साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, वो ये बोलते हैं ना कि रिलीजन साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि मॉडर्निस्ट जितने थे वो बेसिकली फेथ को साइंस का सब्जेक्ट ही मानते थे। अब ये एक एक्सट्रीम रिएक्शन था चर्च के मुकाबले में, जो उन्होंने हर चीज को साइंस की कटहरे के अंदर खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि वो पापाइयत को, पोप को, क्रिश्चियन जो क्लर्जी है उसको चढ़ा सकें। अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो क्या कहते हैं। इट वुड बी अ ग्रेट मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती होगी, नेवरदलेस टू सपोज दैट, कि हम ये सपोज कर लें, अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज, इन नजरियात को या इन ख्यालों को सामने रखते हुए, कि वन इज अलाउड टू बिलीव, कि वो ये यकीन रख ले दैट फेथ एंड साइंस, के मजहब और साइंस, के यकीन और साइंस, के विश्वास और साइंस आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, के दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कुछ रियलिटीज हैं। अगर कोई ये कहता है इट वुड बी अ ग्रेट मिस्टेक। ऑन द साइड ऑफ साइंस, कहता है जहां तक साइंस की बात है, दैट इज इंडीड क्वाइट ट्रू एंड करेक्ट। तो आप ये जान लें कि साइंस तो इंडिपेंडेंट एक रियलिटी और फैक्ट है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, बट इट इज क्वाइट अदरवाइज विद रिगार्ड टू फेथ। मगर ये याद रखें कि फेथ के मामले के अंदर ये बात बिल्कुल उलट है। क्या मुराद है उसकी कहने की? और ये कहना चाह रहा है कि फेथ इंडिपेंडेंट कोई चीज नहीं है, उसको साइंस के कटहरे के अंदर आना पड़ेगा, वेयर एज साइंस इंडिपेंडेंट एक पूरी की पूरी अप्रोच है या पूरी की पूरी एक थॉट है, विच इज सब्जेक्ट टू साइंस। तो फेथ जो है वो सब्जेक्ट टू साइंस है, नॉट ऑन वन बट ऑन 3 ग्राउंड्स। एक वजह पर नहीं, 3 बड़ी वजह के ऊपर। अब वो रखने लगा आपके सामने। ये मैं आपको समझाने लगा हूं कि मॉडर्निज्म जो कि मां थी, उसने प्री नेटल स्टेजेस में अपने बच्चे पोस्ट मॉडर्निज्म को क्या सिखाया। ये वो सीख है, ये वो तरबियत है जो मां अपने बच्चे को दे रही थी, अपने जमाने के लोगों को। फॉर इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, इट मस्ट बी ऑब्जर्व दैट इन एवरी रिलीजियस फैक्ट, ये बात याद रखनी चाहिए कि हर मजहबी अकीदे को, ये फैक्ट यहां पर अकीदा में रखूंगा, व्हेन वन टेक्स अवे द डिवाइन रियलिटी, जब कोई बंदा उसमें से डिवाइन रियलिटी, खुदा को बाहर निकाल दे, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इट, और उसके एक्सपीरियंस को, तजर्बे को, विच द बिलीवर पोजेसेस, जो के बिलीवर को फील होता है एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एल्स एंड स्पेशली द रिलीजियस फॉर्मूलाज, और इसके अलावा जो कुछ है, स्पेशली जो मजहबी तड़का है या मजहबी मुरक्कबात हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि जब वो खुदा को
अपने जज्बात को, अपने रिलीजियस एक्सपीरियंस को बाहर निकालता है, तो बाकी जो बचता है बिलोंग्स टू द स्फीयर ऑफ फिनोमिना। वो नेचर के, साइंस के फिनोमिना के दायरे में आ जाता है, एंड देयरफॉर फॉल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ साइंस। तो वो साइंस के अंडर कंट्रोल होता है। ये वो हकीक बयान कर, लेट द बिलीवर गो आउट ऑफ द वर्ल्ड इफ ही विल। बिलीवर को चाहिए कि साइंस के बगैर चलना चाहता है तो इस दुनिया को छोड़ दे, इधर से दफा हो जाए। बट सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स इन इट, मगर जब तक बिलीवर ने इस दुनिया में रहना है, वेदर ही लाइक इट और नॉट, अगर उसे पसंद ना भी हो, ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लॉज, द ऑब्जर्वेशन, द जजमेंट्स ऑफ साइंस एंड ऑफ हिस्ट्री। तो उस मजहबी व्यक्ति को, उस इंडिविजुअल को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो लॉज से, मुशाहिदे से और उन फैसलों से जो साइंस और हिस्ट्री आपके सामने रखती है, वो भाग नहीं सकता। ये मैं पढ़ता चला जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं एक बार गुजर जाए, क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगा तो बड़ा टाइम चला जाएगा, मगर ये जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है यहां पर। ये देखें, ये उसने बेस रख दी कि आप भाग नहीं सकते। अब आपने देखना, हेंस वी हैव द मॉडर्निस्ट एग्जाम। हमारे पास एक जदीद एनक है, जदीद तरीकाकार है, जदीद तराजू है परखने के लिए, या जदीद समझ लें, स्लैंग कह लें, दैट द रिलीजियस एवोल्यूशन, के जो रिलीजन की इर्तिका हुई है, ऑट टू बी ब्रॉट, कि उसको घसीटना होगा, लाना होगा, into accord with the moral and intellectual, or as one whom they regard as their leader has expressed it। तो उसको घसीट कर, रिलीजियस एवोल्यूशन को घसीट कर लाना होगा अखलाकी और अकली बुनियादों के ऊपर, उनको घसीट कर लाना होगा। और उस शख्स को भी लाना होगा जो शख्स लीडर है फलां रिलीजन का या फलां नजरिए का। फाइनली मैन, अच्छा ये भी इररेलेवेंट मैं चीजें चाह रहा हूं जो ना हो। ये देखें जरा क्या नतीजा निकाला जी। Thus it is evident that science is to be entirely independent of faith। तो ये बात साबित होती है कि साइंस ही मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है अकीदे से। While on the other hand, जबकि दूसरी तरफ, and notwithstanding that they are supposed to be strangers to each other, ये नहीं हम कह रहे कि वो दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं, मगर फेथ इज मेड सब्जेक्ट टू साइंस, मगर हर बिलीवर का अकीदा हम साइंस के ऊपर परखेंगे। अब यहां पर उन्होंने आगे कुछ लेटर्स वगैरह का डिस्कस किया है। यहां जिस चीज को समझना है ना आपने, वो ये समझना है कि 1908 के लेक्चर्स में मॉडर्निज्म, जो कि मां का किरदार अदा कर रही है, अपने बच्चे पोस्ट मॉडर्निज्म को ये सिखा रही थी कि तुमने हर चीज को साइंस की कसवटी पर परखना है, हर चीज को साइंस के तराजू पर परखना है। अब सवाल ये था कि ए माता जी, पोस्ट मॉडर्निज्म जिस बच्चे को आप ये लॉलीपॉप दे रही हैं कि हर चीज को साइंस की कसवटी पर परखना है, यहां तक कि रिलीजन को भी, बल्कि रिलीजन ही डिपेंडेंट है साइंस की फिलॉसफी पर और बेस पर, तो सवाल ये उठता था कि वो बच्चा आपको क्यों नहीं परखेगा? आप कब तक खैर मनाएंगी? आपको वो क्यों उसी साइंस के सो कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक क्यों रेगुलेट नहीं करना चाहेगा? ये है इंपॉर्टेंट चीज जिसको समझना है। अब मैं आपको आगे कुछ लेकर चलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं पोस्ट मॉडर्निज्म ने, मॉडर्निज्म ने क्या चीज हमें दिखाई।